नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो कर व राजस्व निरीक्षक टैक्स एवं रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि है वो 4 अगस्त 2026 है। अक्सर छात्र छात्राएं जितनी भी हैं फॉर्म भरते समय जल्दबाजी में नाम, डेट ऑफ बर्थ या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या वो परीक्षा पास करने के बाद भी बाहर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर बिल्कुल लाइव स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरकर दिखाऊंगा, ताकि आप घर बैठे बिना किसी गलती के अपना फॉर्म खुद भर सकें। दोस्तों, फॉर्म शुरू करने से पहले 3 चीजें आपने अपने पास तैयार रखनी है। उसमें से सबसे पहला आता है आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री हो, एम्प्लॉयमेंट कार्ड हो या जो आपका सर्टिफिकेट हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, ठीक है। और दूसरा है आपका जो एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज और थंब सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास। तीसरा है आपका जो चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी स्क्रीन पर अपने ब्राउजर में टाइप करना है psc.uk.gov.in या सीधे ukpsc.net.in पर जाकर या होम पेज पर आपको सामने ही दिखेगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूं उस प्रोसेस की ओर जहां से फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, psc.uk.in पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दोगे, यहाँ पर लिखा है टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2026 नोटिफिकेशन एडवर्टाइज एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। उस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाई है, उसके माध्यम से मैंने आपको वो सभी जानकारी दी है जो परीक्षा के फॉर्म भरने तक या परीक्षा तक या सिलेबस तक सब इंपॉर्टेंट है, वो मैंने विस्तृत आपको बताया है। एक बार अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लें। उसके बाद आपको ये फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है psc.uk.net.in, तो ये आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आने वाला है। इस प्रकार के इंटरफेस में दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो वो यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अगर जो पहला लॉगिन जो सबसे पहले फॉर्म भर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर ओपनिंग डेट है, तो फॉर्म 15/7/2026 से भरना शुरू हो चुका है। क्लोजिंग डेट 4/8/2026 हो गई है। दोस्तों, आपको क्लोजिंग डेट से ज्यादा ध्यान नहीं रहना चाहिए। आपको जितने जल्दी हो सके, जितने सटीक तरीके से हो सके, सबसे पहले आपको फॉर्म भर देना है, क्योंकि अगर आप जल्दी फॉर्म भर लोगे, कुछ भी गलती होगी तो आप वो सुधार सकते हो। जल्दी पहले तो बिना गलतियों के भरने की कोशिश करना, कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है तो उसमें आपको क्या करना है कि मतलब अगर जल्दी भरोगे तो बाद में करेक्शन करने के लिए हो जाएगा। दोस्तों, जो ये एडवर्टाइज डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट टाइप है वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग से हो रही होगी, ये डायरेक्ट है। इसमें फॉर्म आया है तो इसका जो एडवर्टाइज नंबर है वो ये है। नेम पोस्ट है वो है टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2026 के लिए। दोस्तों, इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, इसमें कितनी उम्र सीमा होनी चाहिए, ये मैंने सभी आपको अगली वीडियो के माध्यम से बता रखा है। एक बार वो जरूर पढ़ लेना। अगर आप सीधे फॉर्म भरोगे, फीस पेमेंट करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन और सिलेबस पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है तो इसमें 29 पोस्टें हैं। जो एडवर्टाइजमेंट की लिंक है वो ये है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो लिंक पे जैसे हमने क्लिक करेंगे तो आपकी जो एडवर्टाइज है वो पूरी आ जाएगी। इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत तरीके से पूरा बता रखा है कि इसमें क्या क्या है। तो अब हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब चलते हैं हम सीधे फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म में क्या क्या जानकारी डालनी है, तो वो हम आपको विस्तृत तरीके से बताने
वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे, सीधे फॉर्म भरोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या जानकारी भरनी है, किस हिसाब से फॉर्म को मेंटेन, मतलब उसकी सटीक जानकारी को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आप सीधे कुछ भी जानकारी डाल देते हो। सबसे पहले क्या है आपका, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तथा विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अन्य अर्हता एवं वांछित अनुभव अवश्य धारित करते हैं। ठीक है, कुल मिला के बोलने का मतलब हमारा यह है कि एलिजिबल हैं। ठीक है, तो कौन एलिजिबल है इसमें, वो मैंने आपको नोटिफिकेशन में अच्छे तरीके से बता रखा है। तो एलिजिबल, आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया है तो वो बता रहा है कि आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया है, अपनी योग्यताएं देख ली है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, वो सुनिश्चित आपको जरूर करना है। ऑनलाइन पर जो भरने का चरण होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जिसे रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल इसमें डालनी होगी। उसके बाद आपको एजुकेशन एंड अदर डिटेल डालनी होगी। उसके बाद आपको तीसरा जो स्टेप आ जाएगा, फोटो अपलोड करनी होगी, सिग्नेचर डालने होंगे। जो चौथा स्टेप आ जाएगा, मेक पेमेंट करना होगा। जो पांचवा स्टेप, जो प्रिंट एप्लीकेशन करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अब क्या आएगा कि अभ्यर्थी को पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का उपयोग करना चाहिए। एक मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल आईडी केवल एक ही बार उपयोग की जाएगी। जैसे आपका फॉर्म किसी स्थिति में क्या होता है कि कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो फिर आप जो आपने ईमेल आईडी पहले डाली है तो उसको नहीं डाल सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से एक सटीक जानकारी के साथ ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड और अपना मोबाइल नंबर डालना है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी जो पंजीकरण करने के बाद हमेशा अपना ईमेल, जो आईडी है और पासवर्ड है सुनिश्चित रखें। गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थी का अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा। जैसे आपने वाहन चालक परीक्षा में देखा होगा कि काफी जो छात्र थे उन्होंने अपना नाम बिल्कुल फैंसी तरीके से रख दिया था, तो उसमें क्या हो गया था कि उनका अभ्यर्थन निरस्त हो गया था। ठीक है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी आप मत करना। ठीक है, और अपनी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से भरना। अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त होगा ऐसी स्थिति में अगर वो गलत जानकारी भरता है तो। ठीक है, यूकेपीएससी हरिद्वार द्वारा भविष्य में कराई जाने वाली परीक्षा से भी उसको वंचित किया जा सकता है अगर वो ऐसी जानकारी देगा, मतलब कि गलत जानकारी। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी को अंतिम माना जाएगा। अगर आपका जो नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी उसको अंतिम माना जाएगा। अगर अंतिम माना गया, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये गलत पाया गया, आपका अभ्यर्थन सीधे निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। फॉर्म बिल्कुल ढंग से भर देना है। ऐसी अनावश्यक जगहों से देखकर फॉर्म मत भरना कि आपने कहीं भी देख लिया, कोई खाली सटीक जानकारी नहीं देगा, ऐसे ऐसे बता देगा कि हाँ हाँ कि भाई गलत गलत जानकारी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल सटीक तरीके से जानकारी देखनी है, तब आपको फॉर्म भरना है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि अपना पंजीकरण नंबर नोट करें। आपको अपना पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो नोट करना है। वो आगे के लिए आपको लॉगिन करने के लिए, साइन इन करने के लिए, एडमिट कार्ड के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। अभ्यर्थी को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की जो फोटो है और जो फोटो का ग्राम आयाम है वो 150W इंटू 200 HP पिक्सल होना चाहिए, और जो हस्ताक्षर है वो 150W इंटू 100 HP पिक्सल होना चाहिए, जो जेपीजी और या जेपीईजी में प्रारूप में अपलोड करना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इसको अपलोड करना है। इसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि आपके जो फोटोग्राफ का आयाम होगा वो कितना होगा, जो आपका सिग्नेचर का आयाम होगा वो कितना होगा। आवेदन पत्र के लिए भुगतान केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आईडी आदि से कर सकते हैं। आवेदन पत्र में जो आपको पेमेंट करना है वो आपको इसके हिसाब से करना है। जो तकनीकी सहायता, अगर आपको, सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि अगर आपको इस फॉर्म में कोई भी गलती, कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो आप सीधे कमेंट कर देना। लेकिन अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए ये आपके लिए यहाँ पर ये ईमेल आईडी दी गई है और यहाँ पर ये फोन नंबर भी दिया हुआ था शायद, हाँ ये देखो यहाँ पे फोन नंबर भी दिया हुआ है। अगर जब को आपको ज्यादा ही दिक्कत होगी, टेक्निकल दिक्कत ही होगी, जब आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तभी इस पे मेल और कॉल करना, अनावश्यक मत करना। इसकी वजह से क्या होगा कि मेल करोगे, सर्वर पर लोड होगा, सर्वर पर लोड हो जाओगे तो जो जरूरत, जिनको ज्यादा ही जरूरत है असल में, उनका भी इसमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा मत करना। जो आपको असली जानकारी चाहिए वही वहीं पे आपको, जहीं पे आपको ज्यादा ही सच में प्रॉब्लम हो तभी आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, मेल करना है या कॉल करना है। यदि एक उम्मीदवार द्वारा एक ही ईमेल, विभिन्न आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके सबमिट किया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मैंने आपको बता दिया, आपको 2 फॉर्म नहीं, एक ही फॉर्म भरना है। एक ही फॉर्म भरना अपने नाम पर, ऐसा नहीं कि आप दो फॉर्म भर रहे हो, ऐसे में आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। आपको अपनी एक ही ईमेल आईडी, एक ही मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भरना है। अब आपको क्या करना है, ये जानकारी सब पढ़ ली है, सब चीज हो गया है इसमें। अब आपको यहाँ पर अप्लाई पर नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे
क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर किसी ने क्या करना है आपका कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वो लॉगिन करना है तो यहाँ से भी कर सकता है, आगे से भी होम पेज का भी मैंने आपको बता दिया है। आपको यहाँ पर कैंडिडेट अभ्यर्थी का नाम भरना है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का नाम भरना है। यहाँ पर इस चीज की जानकारी नहीं है कि अभ्यर्थी का मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिख देना है जो आपका नाम है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि फादर नेम, अगले सेक्शन पे यहाँ पर पिता का नाम, पिता के नाम की स्पेलिंग को ढंग से चेक करके एक बार एक एक अक्षर टाइप करके देखना, ढंग से चेक होने के बाद फिर देखना, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट इंटरफेस आता है सबमिट करने के बाद उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अब अपनी माता का नाम स्पेलिंग डाल के, स्पेस डाल के, पीछे का नाम डाल के, नाम डालने के बाद फिर एक बार चेक कर देना, ठीक है। वैसे ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने डाल देना। जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे, जिसकी कम होने वाली होगी ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता देगा, जिसकी ज्यादा है वो भी बता देगा, और जो इसके अंतर्गत है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। यहाँ पर अपना जेंडर डालने हैं, जिसका जेंडर जो है मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। मैरिड सर्टिफिकेट, जो वैवाहिक स्थिति है, मैरिड है तो मैरिड डाल देना, अनमैरिड है तो अनमैरिड डाल देना। अब जो आपकी राष्ट्रीयता है, तो राष्ट्रीयता में क्या है, जो उत्तराखंड के निवासी हैं या भारत देश के अंतर्गत आते हैं तो उनकी राष्ट्रीयता तो इंडिया होने वाली है, इंडियन होने वाली है, ठीक है। जो तिब्बतीय शरणार्थी हैं, जो क्या हुआ था कि 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आए थे, तो उनको यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्लिक करना है। जो भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या केनिया, युगांडा, संयुक्त राज्य तंजानिया, पूर्ववर्ती तंजानिका और जंजीबार के किसी भी पूर्व अफ्रीका गणराज्य में प्रव्रजन किया है तो उसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और मेनली तो आपको क्या करना है कि राष्ट्रीयता इंडिया पर भर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है। अगर है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो कर देना है, ठीक है। अब जैसे हमारा है तो हमने यहाँ पे यस कर दिया। अब यस करने के बाद क्या होगा कि हम यहाँ पर पंजीकरण संख्या डाल देंगे, यहाँ पर रोजगार कार्यालय का जो भी विवरण है वो ढंग से डाल देंगे। उसके बाद क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं। अगर आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। लेकिन अगर है तो आपने जैसे ही यस कर दिया तो यस करने पे आपका संगठन का प्रकार, कौन सी जॉब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की है या सेंट्रल स्टेट कॉर्पोरेशन, अदर स्टेट गवर्नमेंट है, अदर है या उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो यहाँ पर वो नाम आ जाएगा। और अगर एनओसी आपको चाहिए होगी, दोस्तों एनओसी का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि एनओसी का मुख्य मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो आप जिसके अंतर्गत कार्य करते हो उनको आपके इस फॉर्म भरने से, इस परीक्षा में जाने में, यहाँ सिलेक्शन होने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको उस विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी लोगे तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। एनओसी नहीं लोगे तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है। तो एनओसी आपको लेना आवश्यक है अगर आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं तो, ठीक है। क्या आप उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो की है, बिल्कुल यस की है। अगर जिन्होंने नहीं की है तो वो यहाँ पे नो डाल देना, जिन्होंने की है तो वो यस डाल देना। क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो क्लिक कर देना है, ठीक है। क्या आप या आपकी पति पत्नी या आपके माता पिता राज्य सरकार, अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो अगर हैं तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। फिर आता है क्या आप या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन, केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो अगर नहीं किया जा सकता है तो आपको यस लिखना है, किया जा सकता है तो नो लिखना है। जो किया जा सकता है तो यस लिख देना, नहीं किया जाता तो नो लिख देना, ठीक है। क्या आप उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं लेकिन किसी कार्य करने की, जैसे जॉब करने के लिए आप बाहर रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, या शिक्षा के उद्देश्य से बाहर रह रहे हो तो यस कर देना है। अगर नहीं रह रहे हो, आप उत्तराखंडी में हो, उत्तराखंडी में पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पे नो लिख देना है।
अगर अगला आता है, क्या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं? तो बिल्कुल हैं, लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से बाहर रह रहे हैं। तो अगर रह रहे हैं तो यस कर देना, अगर नहीं रह रहे हैं तो नो कर देना। ठीक है, अब आता है आपका असली इंटरफेस, एक उत्तराखंड आदिवासी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड का आदिवासी में क्या लिखना है आपको में, तो ये उत्तराखंड का जो अस्थायी निवासी है वो होना चाहिए। मैंने आपको इसमें बताया था कि नोटिफिकेशन आप ढंग से देख लेना, आपको पूरा पता चल जाएगा। मैंने उसमें ढंग से बताया है, ठीक है, कि डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, इसके हिसाब से ये होता है कि अगर आप उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हो तो आप फॉर्म भरोगे तो आपके लिए 36 आरक्षण की व्यवस्था है उसमें। लेकिन अगर आप उत्तराखंड के अस्थायी निवासी नहीं हैं तो उसके लिए आपको 36 आरक्षण नहीं मिलने वाला है। जैसे अगर हमने कर दिया कि उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं तो यस कर दिया, जैसे यस करेंगे तो सब कैटेगरी आ जाएंगी और हम किसी भी कैटेगरी को भर सकते हैं जिसमें हमें 36 आरक्षण मिलने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नो करते हैं तो नो में हम सीधे अनरिजर्व और जनरल श्रेणी में आ जाएंगे, जिससे हमको क्या होगा कि कोई भी आरक्षण इसमें नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी सबसे पहले आपको भर देनी है। ईमेल आईडी को आपको बहुत सही से भर देना है, कंफर्म ईमेल आईडी इसके बाद भर देनी है जो आपकी ईमेल आईडी है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर बहुत सटीक तरीके से 2-2 बार चेक करना है फॉर्म भरने, ऐसे नहीं कि बाद में कर रहे हो चेक, पहले ही भर देना है, पहले ही चेक कर देना है। कंफर्म मोबाइल नंबर भी भर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, प्रेजेंट एड्रेस जो है आपका वर्तमान पता, तो जहां पर आप इस टाइम रह रहे हो वहां पर आपका वर्तमान पता हो जाएगा। लेकिन जहां आप हमेशा के लिए रहते हो वो परमानेंट एड्रेस हो गया। अब देखो कोई भाई है जैसे वो अल्मोड़ा के हैं, अब वो देहरादून में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अल्मोड़ा के हैं और देहरादून में पढ़ रहे हैं ना, तो उनका जो परमानेंट एड्रेस हो वो तो अल्मोड़ा हो गया, लेकिन जो प्रेजेंट एड्रेस है वो देहरादून है, पढ़ाई के माध्यम से गए हैं, उनको 1-2 साल हो गए तो वो भर सकते हैं। लेकिन जो अपने ही गांव में है, वही पढ़ाई कर रहे हैं, वही रह रहे हैं, तो उनको क्या करना है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों में सेम भरना है। सेम भरने के लिए उनको चेक इफ सेम एज अब कॉपी द एड्रेस कर देना है, तो ऊपर की ऑटोमेटिकली जानकारी सब नीचे भर दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के अलावा। तो पहले स्टेट सिलेक्ट कर देना जिस स्टेट से हो, और डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से अपना जो पासवर्ड है जो आपको लॉगिन करने के लिए चाहिए है तो वो डाल देना है। फिर कंफर्म पासवर्ड डाल देना है, उसमें आपको ढंग से चिन्हों का प्रयोग करना है। अगर आप खुद पासवर्ड नहीं बनाते हो तो यहाँ पर आप यूज पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हो। यूज पासवर्ड पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके लिए पासवर्ड भी आ जाएगा। उसके बाद लॉगिन डिटेल भर के आप ये फॉर्म अच्छे से सबमिट कर देना। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे, फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास पूरी जानकारी आ जाएगी। पूरी जानकारी आएगी, एक बार उसको चेक कर लेना। चेक करने के बाद फिर से आप लॉगिन करके फिर आप दूसरे इंटरफेस पे आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ ऊपर तो आपकी जानकारी आ जाएंगी, लेकिन नीचे जो आपका आ जाएगा एसेंशियल जो एजुकेशन है, जो आवश्यक शैक्षिक योग्यता है वो डाल देना है आपको। उसमें क्या होगा, एड योर क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th ऑनवर्ड, कैंडिडेट कैन एड मल्टीपल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ईसीडी यूजिंग एड एजुकेशन डिटेल बटन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले जैसे योग्यता का प्रकार है तो सबसे पहले 10th डाल देना है। जो डिग्री का नाम है वो क्या है, हाई स्कूल 10th है। यूनिवर्सिटी जो है आपकी उत्तराखंड हो जाएगी। जो बाहर के हैं, जिस अन्य डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वो और अलग डाल सकते हैं। विश्वविद्यालय बोर्ड हो गया तो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो गया। जिसका सेंट्रल बोर्ड है वो सेंट्रल सीबीएसई से डाल देना। जिसका संस्कृत शिक्षा से है या उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है तो वो स्कूल एजुकेशन डाल देना। उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष जो है तो वो डाल देना है। विषय स्ट्रीम जो है आपकी वो डाल देनी है जो हाई स्कूल वाली है। अगर मार्क है सीजीपीए, देखो अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए डाल देना, ग्रेड है तो ग्रेड डाल देना, मार्क है तो मार्क डाल देना, कुछ नहीं है तो वहां पे कुछ लिख देना। अब मार्क ऑब्टेंड, प्राप्तांक कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं, ठीक है, तो वो आपको लिख के यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर देना है। उसके बाद आप फिर क्या करना कि अपना 12th का भर देना है। ठीक है, 12th के बाद क्या करना है आपको, 12th के बाद आपको क्या कर देना है कि यहाँ पे 12th भर देना है। अगर जिनका IITI है वो ITI भर देना, जिनका डिप्लोमा है डिप्लोमा भी भर देना, जिनका ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन, बीएड, पीजी, यूजी, इसमें से जितनी भी उनकी मतलब योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशन है वो आप भर सकते हो। और एक एक करके जैसे आपने 10th का भर दिया है यहाँ पर सब डालने के बाद एड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे कर देना। फिर आपका 12th का भरना है, पूरा भरने के बाद यहाँ पे कर देना है। तीसरा जो भी है आपका ग्रेजुएशन तो बनना ही पड़ेगा, ग्रेजुएशन का तो ये पोस्ट है यहाँ पे ऐड कर देना। उसके बाद क्या होगा,
आपका कि पूरा भर जाने के बाद आपको फिर अधिमान अर्हता आ जाएगी। क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है? जिसने की है तो यस, जिसने नहीं किया हो तो नो कर देना। क्या आपके पास नेशनल क्रेडिट कोर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तो यस, नहीं है तो नो। देखो, जिनके पास ये होगा उनके लिए लास्ट में अगर किसी के नंबर इक्वल हो गए तो मेरिट लिस्ट में इनको पहले मान्यता वो मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने साफ नोटिफिकेशन में बताया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास नेशनल क्रेडिट सी सर्टिफिकेट है तो जिसके पास है तो वो यस कर देना, जिसके पास नहीं है तो वो नो कर देना। अब एग्जाम परीक्षा केंद्र, तो परीक्षा कहाँ देनी है आपको, तो जिसको जहां देनी है वो वहां कर देना, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे पिथौरागढ़ डाल दिया या देहरादून डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है तो यस, नहीं है तो नो कर देना। अगर है तो तब तो नहीं भर सकते हो आप, सीधे फॉर्म भरना ही मत, अगर नहीं है तो नो कर देना, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, क्या आप यूके पीएससी या यूपीएससी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए प्रतिवादी या ब्लैक लिस्टेड हैं तो यस करोगे तो फॉर्म भरा नहीं जाएगा, नो है तो बिल्कुल भरा जाएगा। तो अगर आप इस प्रकार की कुछ भी में पाए जाते हैं तो आपका फॉर्म तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, इसके ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपका जो आईडी प्रूफ है तो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड डाल देना, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट। तो इसमें सबसे अच्छा है आपके लिए आधार कार्ड डालना, आपके लिए ठीक रहेगा, तो आप आधार कार्ड ही डाल लें, और तो जिसके पास जो है तो वो डाल देना, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड ही ज्यादा चाहिए होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप सेव नेक्स्ट कर दोगे तो उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लेटेस्ट जो कलर फोटोग्राफ है एंड सिग्नेचर है अपलोड करना है, नवीनतम रंगीन फोटो को, ठीक है। लेटेस्ट जो कलर फोटो है विद फ्रंट फेस शुड बी ऑफ 150 डब्ल्यू इंटू 200 एच पिक्सल इन डायमेंशनल इतना होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका इतना डायमेंशनल में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपलोड करना है इसको, ठीक है। जो फाइल जो आयामों को इतना इतना ये चरण जो तो मैंने आपको बता दिया है। अपलोड करने के लिए नवीनतम रंगीन साइड फोटो को चेहरे के साथ चुना है, तो यहाँ पे चूज फाइल कर देना है, अपनी फोटो कर देनी है। सबसे पहले फोटो अगर आपने रिसाइज की है तो ठीक है, नहीं तो उसको रिसाइज कर देना है। रिसाइज करने के बाद यहाँ पे डाल देना। अपलोड करने के लिए हस्ताक्षर यहाँ पे कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों, इसमें एक चीज जरूर आप ये ध्यान देना, जो आप फोटो रिसाइज करोगे तो रिसाइज में आप ये ध्यान देना कि जो फोटो की विड्थ है, फोटो कैमरा में, ठीक है, फोटो की जो विड्थ है 150 होनी चाहिए, और जो उसकी हाइट है 200 होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपकी फोटो है, पहले एक फ्रंट अच्छी सी फोटो खींच लेना। फोटो खींचने के बाद क्या करना कि फोटो खींचने के बाद उसको ऑनलाइन रिसाइज कर देना। रिसाइज जैसे करोगे तो वहां पे डाल देना कि 150 डब्ल्यू इंटू 200 एच पिक्सल, तो वैसे ही डाल के आप क्या कर देना कि उसको अपलोड कर देना। वैसे सिग्नेचर है, इसमें नॉर्मल है, वैसे कुछ नहीं है, तो इसको आप इस प्रकार से अपलोड कर देना, और अपलोड करने के बाद आप उसको सीधे कंटिन्यू कर देना, ठीक है। दोस्तों, जैसे ही बेसिक इन्फॉर्मेशन भी, एजुकेशन भी और अपलोड इमेज पर भी आप कंटिन्यू कर दोगे तो एक डिक्लेरेशन आएगा कि आपके द्वारा जो फोटो और इमेज अपलोड की गई है वो बिल्कुल सही प्रतिबंधित है। उसके बाद वेरीफाई कर देना, और वेरीफाई करने के बाद सेव कर देना। सेव करने के बाद दोस्तों मेक पेमेंट का इंटरफेस आएगा। मेक पेमेंट में क्या होगा आपका कि जो एप्लीकेशन फीस है वो दिख जाएगी, और जो प्रोसेसिंग फीस है मैंने नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कि प्रोसेसिंग फीस कितनी है और जो एप्लीकेशन फीस कितनी है, और जो इसका टोटल अमाउंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, ठीक है। तो उतना भर के आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको क्या आएगा कि एक घोषणा आएगी। तो पेमेंट करने के लिए इस प्रकार का आपके पास इंटरफेस आएगा। अंत में यहाँ पर आपको 2 टिक मार्क दिखाई देंगे, दोनों को टिक करके आपको प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। सबसे नीचे प्रोसीड आएगा, तो प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद अंत में दोस्तों फॉर्म से पहले इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इस प्रकार के इंटरफेस में डिक्लेरेशन लिखा है कि डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग डिटेल्स प्रोवाइड बाय यू फॉर यूज ऑफ द पेमेंट गेटवे विल बी करेक्ट एंड एक्यूरेट। You future agree and undertake to provide correct and valid debit card detail. You may pay using debit card
क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग व्हेन यू इंटेट ए पेमेंट ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइड योर रिक्वायर्ड डिटेल। ठीक है, तो आपको एक बार ढंग से अपनी जानकारी, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है देखो, काइंडली चेक योर कंप्लीट डिटेल बिफोर पेइंग द फीस आफ्टर द सबमिटेड, नो चेंज कैन बी मेड इन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो पेमेंट के बाद आपके उसमें चाहे आप 2 दिन बाद ही पेमेंट कर देना, लेकिन एक बार अपनी पूरी जानकारी को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करोगे तो उसके बाद पर क्लिक करने के बाद चूज ए पेमेंट ऑप्शन इस प्रकार का आ जाएगा, और अदर साइड ऑर्डर आईडी और मर्चेंट और आपका जितना अमाउंट होगा वो आ जाएगा। फिर आपका कार्ड नंबर आ जाएगा, अगर कार्ड से पेमेंट करोगी तो कार्ड डाल देना, एक्सपायरी डेट, सीवीवी जो भी आपको डालना है, और पे नाउ पर क्लिक कर देना, आपका फॉर्म आ जाएगा। फिर आप अपने फॉर्म को प्रिंट करके या डाउनलोड करके अपने पास संभाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जो फॉर्म से जितनी भी जानकारी होगी मैंने आपको बता दी है, पूरा फॉर्म किस प्रकार से भरना है, एक एक जानकारी मैंने बहुत विस्तृत तरीके से आपको बताई है। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद अपनी पेमेंट को भर सकते हो। इसमें जो प्रोसेसिंग फीस लग रही है, जो पेमेंट फीस है वो भी लग रही है, दोनों को इंक्लूड करके जितनी भी फीस होगी उसका पेमेंट अलग से लग रहा है। फोटो रिसाइज में आपको फोटो का आयाम जरूर देख लेना है, उस हिसाब से आपको इसको रिसाइज करके ढंग से कर देना है। इसी तरह से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, पूरा फॉर्म आप ढंग से भर लेना, और कहीं पर भी कोई आवश्यकता हो पहले पूछ लेना, अगर कहीं पे आप किसी जानकारी पे फंसोगे तो पूछ लेना, उसके बाद आप फॉर्म भरना, कहीं पे भी आपको गलती नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना जरूर, जिससे कि जितनी भी जानकारी होंगी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।